हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको जो भी पढ़ाया सार्थक अंक के बारे में बताया, सार्थक अंकों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग के बारे में बताया और हमने आपको ये बताया कि हम सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, सार्थक अंकों का महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें हमने अब तक आपको बताई थी। यहाँ तक कि हमने आपको पद्धतियाँ बताई और हमने आपको यूनिट्स बताई, इकाई बताई। बच्चों, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर भी काम आती हैं और फिजिक्स में भी काम आती हैं। ये ज़्यादातर जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तब हमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तब हमें इन चीज़ों को याद रखना जरूरी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर सही मायने में देखा जाए तो अब यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री क्लास शुरू होती है आज से, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल की बात होती है। केमिकल रासायनिक पदार्थ हैं और रसायन जो है वो पूरे हमारे तत्वों, परमाणुओं, अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो हम यहाँ परमाणुओं के बारे में बात करते हैं। रसायनों का केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन परमाणु ही होते हैं। कोई सा भी रासायनिक यौगिक देख लो आप, सारे रासायनिक यौगिक जो हैं वो परमाणु की ही देन है, यानी कि वो परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। तो हम उन्हीं परमाणुओं के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एक तो होता है परमाणु का द्रव्यमान, एक होता है आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। आपेक्षिक या सापेक्षिक, रिलेटिव, इसका मतलब किसी से तुलना करके। ठीक है, देखिए आप बाजार में जाते हो, आजकल तो इलेक्ट्रिक तराजू आते हैं, है ना, वो आपको तोल के देता है सामान। लेकिन पहले 1 किलो का बाट होता था। जैसे ये डस्टर मान लो 1 किलो का है, मैंने इसको अपनी मर्जी से मान लिया कि 1 किलो का है, अपनी मर्जी से। ठीक है, और फिर अब मुझे जो भी सामान देना है मैं इसके बराबर तोलूंगा और आपको दूंगा और आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ भाई 1 किलो है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें मोहर लगा दी, गवर्नमेंट ने इस पर मोहर लगा दी कि 1 किलो का है। अंडरस्टैंड? लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, इसे अपनी इच्छा से मान लिया गया कि 1 किलो का है। ठीक है, जब से हम उसी को 1 किलो मानते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों, कुल मिला के बात कहना ये चाहता हूँ, हमने जो आपको सामान तोल के दिया है वो इससे तुलना करके दिया है। अंडरस्टैंड? गांव में तो आज भी कई लोग पत्थर के बाटों का यूज करते हैं, है ना, वो किसी भी पत्थर को 1 किलो के बराबर मान लेते हैं और 1 किलो सामान उसी से तोलकर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो जो भी सामान आप लेकर आए हो तोलकर, वो उसका सापेक्षिक द्रव्यमान निकाले, उसके सापेक्ष, उसकी तुलना आपने उस पत्थर के बाट से या उस बाट से जो मैंने माना है उससे की है। तो मैं वैसा ही द्रव्यमान यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से तुलना करके बनाया गया। तो व्हाट इज आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान? आज का हमारा जो हेडिंग है बच्चों वो यही है, आपेक्षिक या सापेक्षिक भी बोल सकते हो आप, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान या आपेक्षिक परमाणु, रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? स्टार्टिंग में किसी भी तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर निकाला गया कि किसी भी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, ठीक है ना, वो आपका कहलाता है आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। तो पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया था वो कैसे बताया गया था कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान, कोई से भी तत्व है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, वो उसको हमने भाग दिया किससे? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से जब भाग देते हैं तो जो द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। लेकिन ये पहले था, मैंने कहा समय बदलता गया, वक्त बदलता गया और वक्त के साथ साथ पैमाने भी चेंज होते गए। पहले हाइड्रोजन पैमाना लिया, बाद में कहा गया कि ऑक्सीजन का जो 16वां भाग के, ऑक्सीजन का जो 16वां भाग होता है, यानी कि 1/16
16वां भाग, एक ऑक्सीजन परमाणु का 1/16वां भाग को जब हम किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान से विभाजित करते हैं तो प्राप्त परमाणु द्रव्यमान आपका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। तो ये तो है हाइड्रोजन पैमाने के अनुसार, लेकिन बाद में ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कैसे निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? किसी भी तत्व का सापेक्षिक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के किसी भी एक परमाणु का जब आपको द्रव्यमान निकालना है, परमाणु का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 16वां भाग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 1/16वां भाग किसका? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो 16वें भाग है उसको जब हम किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान से विभाजित करते हैं तो आपको ऑब्टेन होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। बाद में ऑक्सीजन के आधार पर निकाला गया। इसके बाद जब निकाला गया तो वो निकाला गया आपके अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर 1961 में कार्बन के आधार पर, और वो आज भी माना जाता है। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन दी जाती है, जो समझाया जाता है, वो ये कहा जाता है कि कार्बन 12, कितने? कार्बन जो 12 है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को जब हम किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान से विभाजित करते हैं तो प्राप्त आपका जो द्रव्यमान होगा वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान नीचे आएगा, ऊपर तत्व के एक। तो कार्बन परमाणु के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर 1961 में, कब बच्चों? 1961 में, ठीक है ना। क्या करते हैं? देखो, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, कार्बन 12 का 1/12वां भाग, कार्बन 12 समस्थानिक है, 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, और ये होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, और इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का जो 12वां भाग है बच्चों वो होता है AMU, एक एटॉमिक मास, यानी कि ये जो यूनिट है इसे हम AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं इसे हम? किसी भी मतलब कार्बन 12 एक समस्थानिक है, 12 जिसका कार्बन 12 द्रव्यमान होता है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एक AMU कहलाता है। 12वां भाग, 12वां भाग, ठीक है ना, समझ में आ गया? 12वां भाग कहते हैं ना, एक चीज के अपन ने 12 हिस्से कर दिए, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसके मैंने 12 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 12। तो जो 12वां हिस्सा आता है, यानी कि जो एक 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा निकालेंगे उतना, अंडरस्टैंड? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, ठीक है, वो कहलाता है एक AMU। तो यहाँ से एक AMU की परिभाषा क्या निकलती है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, ठीक है, AMU के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1/12, 12वां हिस्सा किसका? कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के
एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का। अंडरस्टैंड? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 समझता नहीं क्या है कि एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। 1 AMU किसके बराबर होता है? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 समस्थानिक ले लिया, उसका एक परमाणु ले लिया, उसका भी 12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है। तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान निकाला जाता है बच्चों, वो अब इसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, AMU के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। अंडरस्टैंड? तो इस नीचे वाली पूरी यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? AMU। अंडरस्टैंड? 1 AMU। क्या बोलेंगे इसको? 1 AMU। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो यूनिट है वो आपका 1 AMU हो जाता है। तो आपका आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा? किसी भी तत्व का जो एक परमाणु का जब आप द्रव्यमान निकालोगे तो आपका यहाँ पर 1 AMU लिख देता हूँ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? तत्व के परमाणु का, एक परमाणु का, ठीक है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बटा, देखो बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। और ये पूरा के पूरा नीचे वाला ये किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है। तो मैं यहाँ 1 AMU लिख दूं, और जब इस 1 AMU को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसका मतलब तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, वो उस तत्व के रिलेटिव एटॉमिक मास को 1 AMU से गुना करने पर प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड? रिलेटिव एटॉमिक मास को उसके 1 AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो बच्चों। इसी तरह आपेक्षिक, ये तो था रिलेटिव एटॉमिक मास, एक होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, ये तो है आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। और अगर आपको अणु निकालना हो तो इतना सा करते हैं, तत्व के अणु का द्रव्यमान, परमाणु की जगह अणु आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा परमाणु ही रहेगा और यहाँ पर ये पूरा AMU ही रहेगा। अंडरस्टैंड? इतना सा आ जाएगा, तत्व के परमाणु की जगह अणु का द्रव्यमान आ जाएगा, AMU रहेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ही रहेगा, आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान रहेगा। तो बच्चों इस तरह हम किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आगे हम पढ़ते हैं। तो आपका तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU, ये तो आपके परमाणु का द्रव्यमान आ गया। अब वास्तव में परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, देखो बच्चों, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या होती है, कुल न्यूक्लियोनों की संख्या। न्यूक्लियन क्या होते हैं? हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है, ठीक है। तो परमाणु किस किस से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन अवपरमाणु कण परमाणु के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से, जो कि नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या होती है, न्यूक्लियन की संख्या होती है। अंडरस्टैंड? कुल न्यूक्लियन की संख्या होती है। और न्यूक्लियन किसे कहते हैं?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। अंडरस्टैंड? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। अब देखिए ये जो परमाणु द्रव्यमान है, ये आपका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है। ये कैसा परमाणु द्रव्यमान है? आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। और मुझे कैसा निकालना है? तत्व का रियल परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूं, हम सब जानते हैं कि जो आपका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, वो क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि कुल न्यूक्लियन, बोलो यस और नो, कुल न्यूक्लियन इनटू 1 AMU के बराबर होता है। यानी कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसके अंदर उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या इनटू 1 AMU, यानी कि 1 AMU को जब कुल न्यूक्लियनों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास निकल कर आता है बच्चों उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अंडरस्टैंड? तो अब चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान हमको निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान हमको निकालना है। एक मिनट देखिए, 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना? कितनी होती है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो आपके पास 1 AMU, पहले तो हम इस AMU की बात करते हैं। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 या 66 इंटू 10⁻⁻24। ये -24 किस में आएगा? ये आपका ग्राम में आएगा। किस में आएगा बच्चों? ग्राम में, है ना? 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर होता है। तो हमको परमाणु द्रव्यमान निकालना है। कुल न्यूक्लियन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब कुल न्यूक्लियनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लगभग वही संख्या आ जाती है जो कि पहले होती है। अंडरस्टैंड? तो चलिए बच्चों, आपके पास हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको निकालना है ऑक्सीजन। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है? ये आपको निकालना है। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। चलिए देखो, ऑक्सीजन परमाणु में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमें पहले न्यूक्लियन पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के अंदर कुल न्यूक्लियन होते हैं 16। कितने होते हैं? 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियनों की संख्या, तो कुल न्यूक्लियनों की संख्या हम सब जानते हैं 8 नंबर पर आता है। 8 प्रोटॉन है तो 8 ही प्रोटॉन है प्लस 8 ही न्यूट्रॉन है, तो टोटल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी आ गई? 16। अब परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं अपन बच्चों, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? कुल न्यूक्लियन कितने हैं? 16 इंटू 1 AMU, तो आपके पास आ जाता है टोटल ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा बच्चों? 16 AMU आ जाएगा। और AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम कभी कभी यहाँ पर एक बार नोट डाल के लिख देंगे, AMU बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। या कभी कभी हम इसको यूनिफाइड भी लिख देते हैं, यू से भी लिखते हैं, यूनिफाइड, यू का मतलब यूनिफाइड। तो आप कभी कभी इसको यू भी लिख सकते हो AMU को। तो आपके पास एक परमाणु का द्रव्यमान निकला 16 AMU। कितना निकला बच्चों? 16 AMU। चलिए मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे समझाने में कोई परेशानी नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना बस। देखो हम पढ़ रहे थे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले तो हाइड्रोजन के बेस पे निकाला जाता था, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। लेकिन बाद में फिर ये देखा गया कि हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि ऑक्सीजन के बेस से निकलता है। तो बाद में ऑक्सीजन के आधार पर परमाणु द्रव्यमान निकाला गया, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 16वां भाग। कितना भाग? 16वां भाग। उसको डिवाइड किया, फिर आपके पास आ गया आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। लेकिन बाद में पता लगा कि ये भी नहीं होता है। फिर इसके बाद हमने डिसाइड किया, हमने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो केमिस्ट्री की संस्थाएं होती हैं उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको जब हम कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से डिवाइड करते हैं तो उसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। और कार्बन 12 का एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 AMU कहलाता है। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को हम 1 AMU से भाग देंगे। अब ये AMU इधर जाएगा, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर कुल न्यूक्लियनों की संख्या इनटू फिर 1 AMU, और 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो 1.67 × 10⁻24 ग्राम होती है। और फिर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? अब हमें यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन परमाणु का निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु के अंदर कुल न्यूक्लियनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? कुल न्यूक्लियो की संख्या। तो देखो ऑक्सीजन परमाणु 8 नंबर पर आता है, उसमें 8 ही प्रोटॉन होते हैं और इसका 16 परमाणु भार होता है। तो 16 में से 8 घटाते हैं तो आपको 8 ही न्यूट्रॉन आते हैं। 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इट मींस इसके पास न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। अब परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला है कुल न्यूक्लियनों की संख्या। कुल न्यूक्लियन कितने हैं? 16 इंटू 1 AMU। तो 1 AMU को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास आता है ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU। ये ऑक्सीजन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान निकला है। अंडरस्टैंड? एक परमाणु का द्रव्यमान है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट इसको। ये आपके ऑक्सीजन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान है। अब अगर आपको इसके 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, यानी कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो बच्चों ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, इट मींस 1 मोल का द्रव्यमान। तो अब हम यहाँ मोल की बात बाद में बताएंगे, फिलहाल हम आपको वहीं लेके चलते हैं वापस। तो देखिए जिस तरह हमने परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाला है उसी तरह किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे? वापस वहीं चलते हैं, बिल्कुल नीचे वाली स्टेप पर। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास है ये, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, इसको हम बोल सकते हैं आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान। तत्व के एक अणु का द्रव्यमान बटा 1 AMU, और फिर यहाँ पर 1 AMU को आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हर जगह आणविक आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो फिर वो बन जाएगा तत्व के एक अणु का द्रव्यमान। तो अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ बच्चों वो इतना कंफ्यूजन वाली नहीं है, सोचो मत, ज्यादा परेशान मत हो। आप तो बस ये याद रखो, अगर मैं आपसे या कोई भी एग्जामिनर आपसे एक अणु का, सिंगल एक अणु का द्रव्यमान पूछता है तब तो उसको आपको यूनिफाइड में लिखना है या AMU में लिखना है। मतलब आपको अपना आंसर AMU में देना है। एक अणु या एक परमाणु का द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अपना आंसर AMU या यूनिफाइड में देना है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान पूछे, वापस सुनिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान
या फिर मोलर द्रव्यमान पूछे तो आपको अपना आंसर ग्राम में देना है, डिजिट नो चेंज, यानी कि अभी भी 16 ही रहेगा लेकिन एएमयू की जगह ग्राम आ जाएगा, बस इतना सा चेंज करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपके और समझ में आ जाए। आप चाहो तो इसको उतार सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको उतार सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। देखो बच्चों, मैंने अभी पूछा था ऑक्सीजन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, और अगर अब मैं क्वेश्चन करूं कि ऑक्सीजन परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है, या ऑक्सीजन परमाणु के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान पूछे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान पूछे, ठीक है, तो बच्चों इतना सा अंतर है। मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं, और इनको निकालने के लिए हम देखिए एक अणु का द्रव्यमान होता है, हम एक मोल अणु से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक मोल की संख्या होती है बच्चों कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि आपको इतनी राशि को आपको यहाँ पर एएमयू की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.67 इंटू 10 पावर -24, इसको मल्टीप्लाई करना होता है कितने से 1 मोल से। 1 मोल कितनी क्वांटिटी होती है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10 पावर 23, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो इतनी सबसे गुणा करने के बाद भी आपको वैल्यू इतनी ही मिलेगी, और एएमयू की जगह आपके पास बस कितना आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो आपको इतना बड़ी कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है कंपटीशन में। आपको डायरेक्ट एक बात ध्यान रखनी है, अगर एक परमाणु का द्रव्यमान पूछता है तो एएमयू, और एक ग्राम का पूछता है, एक मोल का पूछता है, ग्राम मोलर द्रव्यमान पूछता है, मोलर द्रव्यमान पूछता है, तो आपको क्या करना है, देखो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, तो क्या करोगे, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16 mu, तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आपको लिख देना है मोलर द्रव्यमान, यानी कि एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा 16 ग्राम। देखो ये भी 16 ये भी 16, लेकिन एएमयू की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। बस इतना सा अंतर आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। एक अणु का और एक मोल अणु का बहुत अंतर होता है स्टूडेंट्स। मैं फिर समझा देता हूं, ये जो क्वांटिटी आती है ये एक मोल का होता है, और एक मोल का मतलब हम सब जानते हैं एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, तो ये आपके एक मोल परमाणु का द्रव्यमान है। क्या है ये, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान है, और एक मोल को ग्राम परमाणु भी बोलते हैं, एक ग्राम परमाणु का द्रव्यमान है ये, ठीक है, जिसको हमने ग्राम परमाणु में व्यक्त करते हैं, जिसको अपन ग्राम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसी तरह आणविक द्रव्यमान होता है, अगर आप एक अणु का द्रव्यमान निकालोगे, सिंगल एक अणु का, तब तो एएमयू लिखोगे, और अगर एक मोल अणु का निकालोगे तो ग्राम लिखोगे। वापस सुन लीजिए, एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है बच्चों, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु या परमाणु या कण, ठीक है, इतनी संख्या होती है एक मोल में। अगर आपके लिए अणु नहीं है तो अणु, परमाणु नहीं तो परमाणु, कण लिए हैं तो कण। जिस तरह बाजार में हम एक दर्जन की बात करते हैं, एक दर्जन का मतलब 12 होता है, इसी तरह एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। देखो मैं फिर समझाता हूं तुम्हें, जैसे आपने लिया, मैंने कहा कि एक पेन का द्रव्यमान, तो एक पेन का द्रव्यमान, तो एक पेन तो बहुत कम होता है, लेकिन मैंने कहा एक मोल पेन का द्रव्यमान, तो एक मोल पेन के द्रव्यमान से आप ट्रक बोल लो, उनका तो बहुत ज्यादा द्रव्यमान निकलेगा। समझ में आ गया, एक मोल और एक रात दिन का अंतर है। तो इसी तरह मैं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला, लेकिन यहाँ पर केवल एक परमाणु का द्रव्यमान था जिसको मैंने एएमयू में लिखा, और यहाँ पर एक मोल परमाणु का द्रव्यमान है जिसको हम किस में लिखते हैं बच्चों, ग्राम में लिखते हैं, क्योंकि एक मोल के अंदर इतने सारे परमाणु होते हैं।
और इतने सारे परमाणुओं का द्रव्यमान एक बड़ी राशि में आएगा, यानी कि उनको ग्राम में व्यक्त किया जा सकता है। अंडरस्टैंड, एक मोल बहुत बड़ा है तो ग्राम बड़ा होगा, एएमयू छोटा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के बाद। अब हम मोल पर आ ही गए हैं तो मोल के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो बच्चों एएमयू का मान आपको याद रखना है, 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27। तो सबसे पहले मैं मोल के बारे में बताता हूं कि आखिर मोल है क्या, ठीक है, और हम क्यों ये मोल मोल चिल्लाते हैं। देखो मोल क्या है, हम सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने जो तत्व के परमाणु द्रव्यमान लिया है वो कार्बन 12 समस्थानिक लिया, तो मोल की परिभाषा भी कार्बन 12 के समस्थानिकों के लिए ही दी गई थी। अंडरस्टैंड, तो कार्बन 12 को मानक माना जाता है, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कितने ग्राम में, 12 ग्राम में, मैं मोल की परिभाषा बता रहा हूं, मोल क्या है, व्हाट इज मोल, क्यों हम मोल मोल चिल्लाते हैं और आखिर क्यों हम मोल से ही सबकी तुलना करते हैं। तो बच्चों कार्बन 12 एक मानक है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना गया है, तो हम इसलिए कार्बन 12 समस्थानिक का नाम है, कार्बन 12, कार्बन का 12 समस्थानिक, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। कितनी कहलाती है, 1 मोल कहलाती है। तो 1 मोल की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर 1 मोल होता क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा भी हाइड्रोजन से दी गई थी, फिर बाद में इसकी परिभाषा ऑक्सीजन से दी गई, लेकिन कोई भी परिभाषा सटीक नहीं बैठी। बाद में लास्ट में अब जो परिभाषा दी जाती है वो मैंने यहाँ पर लिखी है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या ही 1 मोल कहलाती है। बाद में जब देखा गया कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जो कार्बन परमाणुओं की संख्या निकली वो कितने निकली, 1 मोल के अंदर, तो 1 मोल में ये संख्या कितनी होती है, 6.022, देखो कई जगह 23 भी लिखा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, into 10⁻23, और ये होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या, इस संख्या को अपन आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अंडरस्टैंड, और इस संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है बच्चों 1 मोल। जिस तरह 1 दर्जन में 12 होता है, जिस तरह 1 दर्जन, मैंने बोला 1 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन पेन का मतलब 12 पेन। मैंने बोला 1 दर्जन केले, तो कितने केले, 12 केले। इसी तरह मैंने बोला 1 मोल पेन, कितने पेन, इतने सारे पेन। 1 मोल डस्टर, मैंने बोला 1 मोल डस्टर, इसका मतलब कितने डस्टर, इतने सारे डस्टर। तो 1 मोल एक बहुत बड़ी संख्या है। 1 मोल क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अब इस मोल के ऊपर क्यों कहानी लिखी जाती है, तो बच्चों देखिए एटम जो होता है वो इतना स्मॉलेस्ट, इतना छोटा पार्टिकल है कि नग्न आंखों से इसे देखना पॉसिबल नहीं, इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं, इसीलिए इनकी क्वांटिटी को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तोलना संभव है लेकिन काउंट करना संभव नहीं है। तो जब 12 ग्राम में देखा गया तो इतनी संख्या थी, और अब जब से ही हम मोल को यहाँ पर परमाणु के लिए यूज करते हैं। अब मोल आ गया, तो 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है, किसी भी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ से एक नई परिभाषा, एक नया हेडिंग आपको मिलता है, मोलर द्रव्यमान। क्या होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है, व्हाट इज मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो किसी भी परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु के या अणु के, ठीक है ना, कोई परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है, किसी भी परमाणु या अणु के 1 मोल का द्रव्यमान, के 1 मोल का द्रव्यमान
उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान उसका ग्राम मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। मोलर आणविक, मोलर परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो। ग्राम परमाणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं इसको, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। अगर परमाणु होगा तो परमाणविक, अणु होगा तो आणविक, तो हम इसको ग्राम आणविक भी लिख सकते हो, ग्राम आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, तीनों में से कुछ भी, ठीक है ना, कहते हैं। और इसे ग्राम में व्यक्त करते हैं इसलिए ग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। इसे ग्राम में दर्शाया जाता है। इसे किस में दर्शाते हैं बच्चों? ग्राम में दर्शाते हैं, ठीक है। तो ग्राम परमाणविक द्रव्यमान या फिर ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो बच्चों निकाला कैसे जाता है ये? देखो एक अणु का द्रव्यमान था 16 mu, है ना। तो चलो हम उसी से निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। 16 AMU, है ना, 16 AMU एक अणु का द्रव्यमान है। तो एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान निकालना है आपको। ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, ढंग से देखेंगे इस चीज को। ऑक्सीजन परमाणु क्या निकाल रहे हैं अपन? मोलर द्रव्यमान। तो एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, जल्दी बोलो कितना लिखा था हमने? 16 AMU। कितना लिखा था? 16 AMU। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 16 इंटू, क्योंकि AMU बराबर होता है, अरे 16 इंटू 1 AMU था, तो 16 AMU। और AMU का मान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24। बोलो ग्राम होता है कि नहीं होता, है ना। 116 तो अपना पास था ही, AMU को मैंने कन्वर्ट कर दिया। AMU का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻24, तो AMU की जगह मैंने ये लिख दिया। बोलो, तो ये तो निकला है एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन मुझे एक परमाणु का नहीं, एक मोल का निकालना। देखो एक पेन में 10 ग्राम वजन है, तो 10 में कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक पेन में 5 ग्राम वजन है, तो एक मोल में कितना होगा? और एक मोल में वस्तुएं कितनी होती है? इतनी, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक मोल, तो ऑक्सीजन के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान निकालना है अपन को। ये तो एक परमाणु का था, अब एक मोल परमाणु का निकालना है, ठीक है। तो एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये पूरी राशि से। 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और जब इस पूरे को सोल्व करने पर आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 10⁻23 10⁻24 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻1। और सब मिला के जब इसको सोल्व करोगे तो ये जो लगभग निकलता है बच्चों, ये निकलता है, जो भी आंसर आएगा किसमें निकलेगा? 16 ग्राम में। तो अगर आप गौर से देखो, लगभग 16 ग्राम आया, तो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान आपके पास आया 16 ग्राम। ऑक्सीजन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान था 16 AMU, और एक मोल का निकला 16 ग्राम। तो इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक मोल का पूछे तो ग्राम लगा दो। क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। एक परमाणु का पूछे तो AMU लगा दो। इसी तरह एक अणु का पूछे तो कितना लगाओगे? AMU। और अगर एक मोल अणु का पूछे तो ग्राम। बस इतना सा आपको याद रखना है। और बच्चों इसी के साथ अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बताने वाले हैं। मोलर द्रव्यमान हमने पढ़ लिया, आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान सब ऐसे ही होंगे। आपको मेन चीज यही याद रखनी है, कब ग्राम लगाना है, कब AMU लगाना है। एक अणु का पूछे तो AMU, एक मोल अणु का पूछे ग्राम। अंडरस्टैंड। और अगली क्लास में हम आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।